ये भी तृणमूल वाले कहते हैं कि आपने जैसे एक वाकया ले लिया, वो आरजी कार वाला, उसको इतना आपने बड़ा बना दिया। वो कहते हैं भाई ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन रेप तो बिहार में जहां से आप आते हैं या फिर मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे होता है। बीजेपी ने इतना बड़ा कैंपेन वो आरजी कार वाले को बना दिया कि आपने रेप को पॉलिटिसाइज कर दिया। नहीं राहुल जी, घटनाएं एक का विषय नहीं होता, घटनाएं देश के सभी राज्यों में। घटना के पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार अगर अपराधियों को बचाने में, दुष्कर्मियों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो उस सरकार को जंगल राज और महाजंगल राज कहते हैं। घटनाओं में अगर सरकार निष्पक्ष होकर कड़ाई की कार्रवाई करती है उस सरकार को गवर्नेंस और सुशासन कहते हैं। घटनाओं पर प्रतिक्रिया सरकार का क्या है? संरक्षण अगर दे रही है सरकार तो निश्चित रूप से सरकार पे आएगा, चाहे घटना एक घटे चाहे घटना 100 घटे। आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में लेके आए, ममता जी कहती हैं कि भाई इससे ज्यादा तो हम बिन रिजर्वेशन के विमेन को दे देते हैं, 40% प्रत्याशी हमारे होते हैं। अगर भाजपा इतना ही सीरियस है विमेन रिजर्वेशन को लेके तो 33% इसी चुनाव में दे देते आप। ये कोई कानून से आने में क्या डर था? कानून के दायरे में आने में क्या डर था? और जो हम बिल बना रहे हैं वो तो देश के सीटों को सुरक्षित करने के लिए, किसी के एहसान की जरूरत नहीं पड़ती महिलाओं को। आज महिलाओं को एहसान जो जता रही है उनका हक था। देश की आधी आबादी को एहसान कैसे? वो तो अपने कोटे से दे रही हैं, एहसान क्यों जता रही हैं? आज दे रही है, कल नहीं देंगी तो उसकी क्या गारंटी लगी? आज महिलाएं उनके पास आवेदन लेके जाएंगी, भाई मेरा 40% पूरा कीजिए। कल उनका हम हक दे देते तो आज तो उनको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस और तृणमूल आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप इतने ही सीरियस थे, 2023 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ उसी तर्ज पे 543 में ले आते, ये अलग से डिलिमिटेशन करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, डिलिमिटेशन किसका है? डिलिमिटेशन कानून कब बना? कोई हम बनाए हैं? सही बात है। तो उनको अपने ही बनाए हुए कानून पे भरोसा, दोनों को लिंक क्यों किया, ये आपसे सवाल। अरे भैया, डिलिमिटेशन का समय है। अगर हम डिलिमिटेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या अगर हम इस देश में 800 सीटों में से महिलाओं को अधिक अधिकार दे रहे हैं तो इसमें उनको दिक्कत क्या है? आप 543 के फिगर में बच्चे हैं, आप 800 के फिगर में क्यों नहीं जाना चाहते जिसमें अधिक महिलाएं का इन्वॉल्वमेंट होता? अधिक 54 करोड़ जब पॉपुलेशन थे उस समय ये स्थिति थी। आज देश की आबादी 150 करोड़ के करीब पहुंचने जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि डिलिमिटेशन और बाकी चीजें होनी चाहिए? इतना सिंपल नहीं है ना, क्योंकि आपने दो बेहद पेचीदी चीजों को जोड़ दिया। अगर आप विमेन्स रिजर्वेशन करते, डिलिमिटेशन करते, दोनों अपने अपने रास्ते निकलते। आपने दोनों को जोड़ के मेरा सवाल ये कि क्या बीजेपी पहले से ही जानती थी कि बिल कभी पास नहीं होगा? आपने पेशी इस तरीके से किया कि ये गिर जाए। देखिए, हमारी मंशा स्पष्ट थी। हम देश की महिलाओं को समयबद्ध तरीके से उनका हिस्सेदारी और उनका हक दिलाना चाहते थे और 2026 में सेंसेक्स के फ्रीजिंग जो था उसके बाद ये करना था और हम लोगों ने समय पे किया। मैं तो उनसे पूछता हूं, उनके जो डाउट थे उन दोनों डाउट को हमारे नेताओं ने सदन के फ्लोर पे क्लियर किया और मैं ये पूछता हूं उनको ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि डिलिमिटेशन से उनको किस बात का डर था? डिलिमिटेशन के कानून और फुल स्टॉप कॉमा में भी हम लोगों ने परिवर्तन। इनको डर नहीं था, वो तो दक्षिण के राज्यों को था ना। अरे तो कांग्रेस तो रेड्डी हो, स्टालिन हो, बाकी लोग तो आज तो दक्षिण के राज्यों का अधिकार बढ़ रहा था। 534 में तो 43 में उनके हक कम थे। अगर ये पास होता तो दक्षिण के अधिकार बढ़ रहे थे। आज आप प्रोपोर्शनेट में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे तो इंक्रीज है। अब उनको उसको भी माननीय गृह मंत्री जी ने हाउस के फ्लोर पे कहा कि आप 1 घंटा का टाइम दीजिए, मैं उसको भी अमेंडमेंट करके आपके सामने लाता हूं। तो ये पूछा गया ना, पहले ही ले आते वो डाल के, आप पहले क्यों नहीं लाए बिल में लैंग्वेज चेंज करके? उसकी भी प्रक्रिया है, अब उसकी भी कई चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस आपको कमिटमेंट कर रहा हूं ना, और उसको लाने को तैयार हूं। तो मेरी मंशा कहाँ है? मैं तो चैलेंज आपके स्वीकार करते हुए सामने से आ रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाए कि डिलिमिटेशन से उनको क्यों डर था। ये तो उनसे पूछूंगा जब मौका मिलेगा। आप तो बैठ गए, वो भी बैठे हैं आके। अच्छा, आप जो आपके दूसरे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो तो दोगुनी उम्र के हैं आप, और वो एक फ्रेम में आ जाए तो आपकी एज तो उनसे आधी है। देखिए, उम्र अलग चीज है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और हमारे यहाँ पार्टी में स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं सबको मौका मिलता है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ शिफ्ट ऑफ जनरेशन भी होता है। तो मैं मानता हूं कि ये जनरेशनल शिफ्ट, आपने बहुत अच्छी बात की अध्यक्ष जी। ये जनरेशन तो शिफ्ट हो रही थी, जैसे गडकरी जी की जनरेशन आई, ये जनरेशन तो शिफ्ट हो रही थी। आपको क्यों लगता है, आपको क्यों चूज किया गया? मतलब उनके पास 18 करोड़ लोग थे देश भर में और खासतौर से अलग अलग राज्यों में जो थे। आप जब खुद सोचते हैं तो बड़ा सवाल आपके जहन में आता होगा कि भाई मुझे को क्यों चूज किया गया? देखिए, हम अपने व्यक्तित्व के कारण किसी चीज को नहीं समझते हैं।
मैं मानता हूं कि पार्टी के निर्णय हमारे कई बड़े नेता मिलकर लेते हैं और निर्णय की प्रक्रिया में सब लोग के मन में अगर एक मत बनता है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जवाबदेही है जिसको मुझे पूरा क्या क्लिक किया आप जब सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं वो उनसे पूछूंगा। आप जब सोचते हैं कि आपने क्या ऐसा किया जो क्लिक कर गया कि अध्यक्ष आप बन गए? नहीं, मैं कोई अपने विषय पर कोई बहुत टिप्पणी करूं ये विषय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि पार्टी के अंदर वॉच टावर बहुत मजबूत है। आप अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए, लो प्रोफाइल वर्किंग कीजिए और कहीं ना कहीं जो एजेंडा या जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करने का स्पष्ट माइंडसेट रखिए। ये सब चीज़ें हैं जो मेरे बाद भी कई लोग आएंगे और मुझे लगता है कि पार्टी को निर्णय की प्रक्रिया में कई चीज़ें देखते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे जो अपने अंदर लगा कि मुझे जिस लाइन से मैं काम कर रहा हूं इसको कंटिन्यू करूं। आप एक स्ट्रांग बीजेपी फैमिली से आते हैं। आपके पिता 4 बार पश्चिम पटना के एमएलए थे। जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त आपको एनडीटीवी पर देख रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज है कि क्या ऐसा किया जाए कि आप युवा मोर्चा से निकलकर बीजेपी में मंत्री बन जाते हैं बिहार में और सीधे फिर अध्यक्ष बन जाते हैं? क्या मैसेज है कि क्या किया जाए ताकि अगला नितिन नवीन कोई बन जाए? मैं ये मानता हूं कि अपने काम के प्रति कमिटेड रहना। राजनीति एक ऐसा चीज है जिसके पिच पे समय बिताना चाहिए और शॉर्टकट से बचना चाहिए। राजनीति लॉन्ग रन है, इसमें स्टेमिना की टेस्ट होती है, स्पीड की टेस्ट नहीं होती। अगर आप में के अंदर स्टेमिना है, कंटिन्यूटी में आप सिस्टम में काम कर रहे हैं तो समय पर निश्चित रूप से पार्टी आपके लिए निर्णय लेती है। अभी आपकी नई टीम बनने वाली है, क्योंकि 33% का झंडा बीजेपी इतना लेके चल रही है महिला आरक्षण का, तो आपकी टीम में माना जाए कि 33% महिला आरक्षण होगा? राहुल जी, आपको हमारे पार्टी के स्ट्रक्चर के बारे में पहले से जानकारी होगी। हम पहले से 33% के वर्किंग में काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में महिलाओं का 33% का क्राइटेरिया पहले से चल तो आपकी जो टॉप टीम रहेगी उसमें 33% महिलाएं रहेगी, होंगी। ऑब्वियसली रहेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी तब तक नहीं जीत सकती अध्यक्ष जी जब तक कि दक्षिण बंगाल में जो ममता का गढ़ है उस पर फतेह हो पाए। नॉर्थ बंगाल में आपकी पार्टी पिछले कुछ चुनावों से मजबूत है, 2019 से। यही तो इस बार का परिवर्तन है, यही तो इस बार का बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि जो पश्चिम बंगाल का भद्रलोक का इलाका है वो इस बार सामने आने वाला है और वो खुद अपने भद्रलोक के जो हमारे इलाके के लोग हैं वो खुद मानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई। दक्षिण बंगाल में बंगाली आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी की पार्टी यह आरोप लगाती है कि आप बाहरी हैं, वो बंगाली हैं। वो इस चुनाव को दिखाते हैं बाहरी वर्सेस बंगाली। मैं तो मानता हूं कि हम भारतीय हैं पहले, और ये जो रीजनल फीलिंग की बात करते हैं, बंगाल के प्राइड को उन्होंने बचाया कहाँ? उसकी विरासत, उसकी संस्कृति को कहाँ बचाया, कहाँ संजोया? इस राज्य की संगीत, इसकी कला, इसका खेल, इसकी पहचान थी, इसकी मॉडर्नाइजेशन बंगाली कल्चर की पहचान थी। कल्चर तो अभी भी है। मैं तो वही कह रहा हूँ, उस मॉडर्नाइजेशन में आप महिलाओं को कहते हैं कि अब शाम में 6 बजे के बाद मत निकलिए। ये कहाँ बोला उन्होंने? कहा, जब घटनाएं घटी तो उन्होंने कहा, उनके लोगों ने कहा। और मैं ये कहता हूँ कि जिस राज्य की कल्चर की मैं बात करता हूँ, क्या यहाँ के कला, जिस प्रकार से हमारे बिहार की मिथिला पेंटिंग आज देश और दुनिया में नाम बना रही, यहाँ के पेंटिंग तो कितने लोगों, यहाँ के कवि, यहाँ के, क्या आपने 20-25 वर्षों में देखा कि कोई उस प्रकार से फ्लो नजर आया? 30 वर्षों में देखा आपने क्या? तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लो, जो फुटबॉल पूरे बंगाल का प्राइड था, क्या हुआ उस खेल का? यहाँ के क्लब किस प्रकार से अड्डे में लग गए? ये क्लब खेल, संगीत, कला के लिए जाने जाते थे, उनका निर्माण सृजन इसलिए हुआ था। आज वो हफ्ता वसूली का केंद्र बन गया। क्या ये बंगाल का प्राइड है? तृणमूल के कार्यकर्ता और नेता ये भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो यहाँ पे पूरा वेजिटेरियनिज्म आ जाएगा, ये मच्छी नहीं खाने देंगे। मैं देख रहा था कि कुछ बीजेपी के कैंडिडेट्स मछली पकड़ के कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि देखिए, टीएमसी बोल रही है कि देखिए रामनवमी के वक्त यूपी पे क्या हुआ, देखिए वो मछली बाजार बिहार में क्या हुआ, यहाँ पे मछली नहीं खाने देंगे बंगालियों को। देश के राज्यों को देखिए कि मछली उत्पादन में सर्वाधिक किस राज्य की सरकार काम कर रही है, तो आप देखेंगे गुजरात, बिहार मछली पालन और मछली के व्यवसाय में कितना तेजी से। और यहाँ क्या स्थिति हुआ? जिस राज्य के एक कल्चर में मछली है, क्या उसके व्यवसाय का, उद्योग का इतना बड़ा फ्लोरिश नहीं होना चाहिए था? जिसके पास पूरे अगल बगल नदी और समुद्र के पूरे शोर्स हैं, जहाँ पर मछली पालन एक बड़ा उद्योग बन सकता था, क्या उस राज्य के उद्योग में वो बढ़ावा हुआ? तो जो कल्चर से जुड़ा हुआ था उसको भी उन्होंने प्राइड ऑफ बिजनेस बड़ा नहीं कर पाए।
वो क्या करेंगे मछली के साथ न्याय? मछली का भी न्याय और उसके व्यवसाय का, उसके कल्चर का भी अगर बढ़ोतरी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। नहीं, पर ये तो हुआ कि अब फिश प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, जो कि पीएम ने भी बात मैं की। कल्चर की बात किया। मेरा सवाल ये था कि जैसे रामनवमी के वक्त पे उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे आप फिश नहीं खरीद सकते हैं, या फिर बिहार में आप ही के एक मंत्री ने मछली बाजार पे कहा कि भाई ये क्या हो, तो वो भय पैदा करने की कोशिश करें कि भाजपा वाले मछली नहीं खरीदेंगे बंगाल में। देखिए, देश के सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना कल्चर है, अपना अपना प्राइड है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की संस्कृति को उस रूप में देखती है कि हमारी हर राज्य की कल्चर और उसकी संस्कृति जो है वो हमारे लिए एसेट है, और हम चाहते हैं कि उसी के आधार पर उसका ग्रोथ हो। हम उसके साथ कंप्रोमाइज करके उसका ग्रोथ नहीं करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल से ही एक तरीके से बीजेपी की जो सोच है उसकी शुरुआत की। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कितना जरूरी है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना, ये दिखाने के लिए कि वो हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं? देखिए, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट से आप उठाइए, उड़ीसा, झारखंड में भी हम लंबे समय तक सरकार में, बिहार, अब ये छाप हम पर नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के जीत के बाद ये सारे मिथ खत्म हो जाएंगे, और मैं मानता हूं कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनाव लड़ें। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में असुरक्षा का वातावरण है, जिस प्रकार से यहाँ पर आम लोगों के जीवन में त्रस्त हो गया है, उस प्रकार के करप्शन से ये पश्चिम बंगाल के बदलाव के लिए चुनाव है। और मैं मानता हूं कि ये 4 मई 2026 पश्चिम बंगाल के लिए एक स्वर्णिम दिन होने जा रहा है। तृणमूल ये कहती है कि भाजपा बंगाल का विकास होने नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे है नहीं सरकार में, इसलिए जब भी कोई इंडस्ट्री की बात आती है, कोई प्रोजेक्ट की बात आती है, आप उसको असम ले जाते हैं, बिहार ले जाते हैं। एक आइडिया देता हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज भी हम ही लोग लाए यहाँ पर, और मैं ये मानता हूँ एम्स जो आया, जब जब प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों रोका इन्होंने? क्योंकि उनका चेहरा नहीं चमक रहा था। आयुष्मान योजना क्यों नहीं आने दिया? उनको यहाँ के लोगों की चिंता नहीं थी, उनको अपने चेहरे की चमक की चिंता थी। मैं दूसरी बात करता हूँ, देश में 10 साल तो कांग्रेस के या उनके शागिर्दों की भी सरकार रही। कालखंड निकालिए कि यूपीए शासन में बंगाल को कितना मिला, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासन में पिछले 10 वर्षों में बंगाल को कितना मिला। आप उस आंकड़े को देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाएगा। हमारी सरकार को स्पष्ट है, हमको जहां वोट नहीं मिलता है, हम केरल का भी विकास करते हैं। केरल में हमारे पास एक भी विधायक नहीं थे, फिर भी हमारा कमिटमेंट लेवल वही है। और मैं ये मानता हूं कि यही तो हमारे लीडरशिप के अंतर है। हम विकास के पैमाने पे, विकास के आईने में वोट की राजनीति नहीं देखते, वो देश को देखते। आपने केरल की बात की, पड़ोस में तमिलनाडु है। आपने बड़ी कोशिश की कि विजय से अलायंस हो जाए, विजय से अलायंस नहीं हुआ। आपको लगता है गई इस बार तमिलनाडु की पारी? मैं ये मानता हूं कि हमारे पास जो अपना अलायंस ग्रुप है वो अपने आप में सक्षम है चीज़ों की लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस प्रकार से डीएमके अपने ही पापों के कारण इस बार गिरेगी, और उनके अपने करप्शन, उनके अपनी जो डिबैकल है, वो सनातन को जिस प्रकार से अपमानित और गाली देने का काम किया हुआ की सरकार ने, अब जनता उसका जवाब देने वाली है। कहीं डिलिमिटेशन भारी तो नहीं पड़ जाएगा आपके लिए तमिलनाडु में, क्योंकि वो पोलराइज कर देता है दर्शकों, वहां के वोटर्स। देखिए, हम पहले भी कहे हैं, डिलिमिटेशन हो या बाकी चीजें, हम उस आईने से राष्ट्र हित की जब बात आएगी तो हम वोट बैंक नहीं देखते। सर ये बताइए कि आपने जो सोचा होगा कि आपका टेन्योर है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे, आप क्या चाहेंगे कि आपकी लेगेसी क्या रहे? जब लोग आपके दौर को देखें, गडकरी जी के दौर को देखते हैं या फिर नड्डा जी के दौर को देखते हैं, तो नड्डा जी ने कुछ ऐसे राज्यों में जीत दिलाई जहां पे उनकी अध्यक्षता में जीत हुई, जहां पे पार्टी नहीं जीती थी। अमित शाह के टाइम पे भी ऐसे हुआ, त्रिपुरा जैसे राज्यों में पार्टी जीती जहां पहले नहीं जीती थी। आप क्या चाहेंगे कि आपकी लेगेसी क्या लोग माने? देखिए, ये बीजेपी की लेगेसी होगी। बीजेपी के हर अध्यक्ष ने अपने अपने कालखंड में पार्टी को बढ़ाने का काम किया, और यही कारण है कि आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल जैसे राज्यों में भी हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक जिस प्रकार से भाजपा आगे बढ़ रही है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारी उपस्थिति और बड़ी करनी है, और जहां हमारी सरकारें हैं वो सरकारें कंटिन्यू करें, वहां और बेहतर परिणाम के साथ हम आए। और जहां हमारी उपस्थिति कम है वो हम बेहतर उपस्थिति के साथ आगे बढ़ें। और मेरा मानना है कि साउथ हमारे लिए निश्चित रूप से, पश्चिम बंगाल से जो शुरुआत होगी उसका असर साउथ की राजनीति में पड़ेगा। सर अभी हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए थे, उनसे मेरी नाश्ते में मुलाकात हुई। वो बड़े परेशान थे इस बात से कि बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा एक तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रणभूमि में इस्तेमाल हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनके देश से जो अभी आप एक तरीके से दिनेश त्रिवेदी को भेज रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें,
बांग्लादेश को आपका क्या मैसेज है, क्योंकि इतना बांग्लादेशियों को यूज किया जा रहा है एक पॉलिटिकल एम्यूनेशन के तौर पे इस चुनाव में? नहीं, देखिए, बांग्लादेश एज ए कंट्री टोटल अलग है और वहाँ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध जो है निश्चित रूप से उसको हम प्रगाढ़ करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ हमारे देश में इन्फ्लेटेशन और जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना हमारे पहली जवाबदेही। तो हम नेशन इंटरेस्ट के पहले कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी नहीं कर सकते। नेशनल इंटरेस्ट हमारा पहले है और उस नेशन इंटरेस्ट में हमारी पब्लिक पहले मेरे सामने है। तो हम पहले अपनी जनता के लिए सोचेंगे और डेफिनेटली डिप्लोमेसी के लेवल पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध रहे, उनके साथ हम और अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़े, ये हमारी प्रायोरिटी है। जब पॉलिटिक्स में अक्सर ये होता है कि कौन सा राज्य हावी है। हाँ, पहले बहुत टाइम तक गुजरात हावी था और अभी भी है। हाल ही में जैसे सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता बिहार में मुख्यमंत्री बने, आप पार्टी के अध्यक्ष बने, तो अभी आप ही की पार्टी में चर्चा चल रही है कि इस वक्त जो सूरज है वो बिहार से उग रहा है।